इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पीडीएफ विजिबल है सबको? दिख रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? ठीक है, और थोड़ा सा रिस्पॉन्स करना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है ये, तो अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे ना तो मुझे पता नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत से इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसे मूव हो रहे हैं ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। बाकी आप थोड़ा सा सपोर्ट करना, अच्छे से हो जाएगा, ऐसा कुछ वो नहीं है। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी क्या होता है? क्लस्टर ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एटीपी। ठीक है, एक चेन होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की, उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक है, और जिस भी प्रोटीन से जो इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं ना, अब प्रोटीन भी होंगे उस चेन में, ठीक है, तो वहां से जैसे ही वो गुजरते हैं ना तो एक आवाज गायब, जैसे अभी आवाज आ रही भैया आपको? हाँ, वो एक फोन आ गया था उसकी वजह से। तो क्या होता है, प्रोटीन का एक क्लस्टर गुच्छा प्रेजेंट होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, और वहां से जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, और वहां से किसकी फॉर्मेशन होती है? एटीपी की। ये होता है फिलहाल इसमें। उसके बाद में क्या है? एनएडीएच और एफएडीएच2, एनर्जी स्टोर्ड इन दीज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने पहले भी बताया था। हाँ जी, एनएडीएच में और एफएडीएच2 में एनर्जी स्टोर होती है किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। लास्ट क्लास में भी हमने बताया था ना, जो H प्लस होता है इसके पास, एटीपी की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ ये दो होते हैं, एनएडीएच और एफएडीएच2। इन दोनों के पास H प्लस की फॉर्म में आयंस प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनके पास स्टोर्ड एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी इलेक्ट्रॉन्स की स्टोर्ड एनर्जी होती है इनके पास। नेक्स्ट है, and this stored energy is released by process oxidative phosphorylation, is that by ETC। ठीक है, ये स्टोर्ड एनर्जी ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन से मतलब क्या, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ठीक है, और फोस्फोराइलेशन से मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन भी इसी को ही बोलते हैं, ईटीसी को। फिर यहाँ पे क्या होता है, एनएडीएच की जब फॉर्मेशन होती है तो उसके लिए क्या, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? एनएडी पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन और दो हाइड्रोजन, दो प्रोटॉन, 2H प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन और एक एनएडी पॉजिटिव। उससे क्या बनता है हमारे पास? एनएडीएच और H पॉजिटिव। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। एफएडीएच2 बेचारा सीधा साधा सा होता है, ये क्या, इसके पास क्या होता है? 2H प्लस होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? 2H प्लस होते हैं, मतलब दो प्रोटॉन होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ये NADH के पास क्या होता है कि एक H पॉजिटिव इसके साथ लेके चलता है ये। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट होता है। ये NADH अपने साथ एक H पॉजिटिव, एक प्रोटीन, ये प्रोटॉन साथ लेके चलता है हमेशा। H पॉजिटिव बोलूं या फिर प्रोटॉन बोलूं, आप एक ही बात समझना, ये प्रोटॉन होता है। ठीक है, ये हमेशा अपने साथ लेके चलता है, ठीक है। और ये नीचे जो मैट्रिक्स लिखा है, तो ये जो H पॉजिटिव है, प्रोटॉन आयन, ये मैट्रिक्स में ही तो इकट्ठा होते हैं, क्रैब साइकिल में पढ़ा था हमने। उसके बाद में क्या है नेक्स्ट? ETC occurs in inner mitochondrial membrane, so there is various protein molecule involved in ETC। तो ETC माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है, तो वहां पे क्या होते हैं? प्रोटीन के बहुत से मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पहला है हमारे पास FMN,
फ्लेवोप्रोटीन, फ्लेवोप्रोटीन। दूसरा है FES, आयरन सल्फर प्रोटीन। थर्ड है यूबिक्यूनिन। यूबिक्यूनिन क्या होता है, कोएंजाइम भी कहा जाता है भाई इसको। यूबिक्यूनिन जो होता है ना, इसको कोएंजाइम भी कहा जाता है। और क्या होते हैं हमारे पास, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम C, B, A और A3। ये सारे कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये सारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, FMN, FES, यूबिक्यूनिन। यूबिक्यूनिन को एंजाइम भी कहा जाता है यूबिक्यूनिन को। और साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम B, A और A3। ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं, दीज ऑल प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इनटू 4 कॉम्प्लेक्स। ये जो प्रोटीन होते हैं ना, ये 4 कॉम्प्लेक्स में अरेंज होते हैं। ठीक है, ये सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अलग अलग कॉम्प्लेक्स में अरेंज होते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, NADH डिहाइड्रोजिनेज 4H+। हमने जो ऊपर प्रोटीन पढ़े ना, अभी आवाज आ रही है ना भैया आपको? हाँ, तो ऊपर जो हमने प्रोटीन पढ़े, FMN, FES, यूबिक्यूनिन और साइटोक्रोम C, B, A और A3। तो यूबिक्यूनिन को हम कोएंजाइम भी कहा जाता है। यहाँ पे यूबिक्यूनिन जो होता है वो कोएंजाइम भी होता है। और उसके बाद में ये सारे के सारे प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स में अरेंज होते हैं, अलग अलग कॉम्प्लेक्स में अरेंज होते हैं ये सारे प्रोटीन। तो कैसे अरेंज होते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है वो क्या होता है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। और ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन पंप करता है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज, और ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन पंप करता है। सॉरी, 4 प्रोटॉन पंप करता है ये, इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन पंप करता है। 4H+ पंप करता है। और इसको डिहाइड्रोजिनेज क्यों बोला, क्योंकि ये NADH के इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। बस आप इतना याद रखना, एक इमेज बनेगी। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे ना नेक्स्ट पेज पे, जब अब फिलहाल मैं इसका थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि क्या क्या, कौन कौन से प्रोटीन, कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा आगे चलेंगे हम तो आपके इमेज बनती चली जाएगी एक माइंड में कि हाँ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट था NADH डिहाइड्रोजिनेज। और डिहाइड्रोजिनेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये NADH के इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है और 4 प्रोटॉन पंप करता है। बस इतना याद रख लीजिए आप। सेकंड है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेकंड, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। NO H+ पंप, ये कोई इलेक्ट्रो प्रोटॉन पंप नहीं करता। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का मैं उसमें भी बताया था क्रैब साइकिल में, अगर आपको याद हो तो। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के बारे में मैंने बताया था, आप बताओगे अगर आपको याद है तो? हाँ, अकेला, हाँ ये अकेला एंजाइम वो होता है जो वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बाकी सारे मैट्रिक्स में होते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में धसा होता है। ठीक है, और थर्ड है हमारे पास कॉम्प्लेक्स 3, साइटोक्रोम B, C1। और ये भी क्या करता है, 4 प्रोटॉन पंप करता है, 4 प्रोटॉन पंप करता है। B, C1, साइटोक्रोम B, C1 कॉम्प्लेक्स 3। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स 4, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और ये क्या करता है, 2 प्रोटॉन पंप करता है। और कॉम्प्लेक्स 5 होता है ATP सिंथेज। ये हमारे पास 5 कॉम्प्लेक्स हैं। यहां तक क्लियर है? कुछ नहीं है। पहले हमने पढ़ा ETC, ETC क्या होता है, उसके बाद में NADH और FADH2, इनके पास इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। और उसके बाद में कैसे बनते हैं, NADH की फॉर्मेशन कैसे होती है भाई, एक NAD पॉजिटिव मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन और 2H पॉजिटिव। जब उसको मिलेंगे तो वो NADH बन जाएगा। और उसके साथ एक प्रोटॉन हमेशा होता है, एक H+ आयन उसके पास हमेशा रहता है। और FADH2 सीधा साधा सिंपल सा होता है बेचारा, उसके पास 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस ये पढ़ा है हमने, और 4 कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। जी,
नेक्स्ट ये एक ओवरव्यू सा है ईटीसी का। हमारे पास ये क्या है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ है। दिख रहा है सबको? आप अपने हिसाब से इसको जूम कर सकते हैं। चार कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। चार कॉम्प्लेक्स हो गए। ये यहाँ पे लिखा है इनर माइटोकॉन्ड्रिया। इनर माइटोकॉन्ड्रिया में ये हो रहा है ये प्रोसेस। ठीक है। तो क्या होता है, चार कॉम्प्लेक्स हो गए। यहाँ पे क्या होता है, जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या होता है, एफ एम एन और एफ ई एस, फ्लेवोप्रोटीन और आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में होता है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेकंड में क्या होता है, एफ ई एस, आयरन सल्फर प्रोटीन। कॉम्प्लेक्स थर्ड में क्या होता है, साइटोक्रोम बी, एफ ई एस और साइटोक्रोम सी वन। और कॉम्प्लेक्स फोर होता है साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम ए थ्री। ये चार कॉम्प्लेक्स हो गए। अब होता क्या है यहाँ पे, बीच में जो क्यू है ना, बीच में जो क्यू है, तो क्यू क्या है यहाँ पे, यूबिक्यूनिन। बीच में क्यू दिख रहा है आपको, क्यू, ये क्यू, ये होता है यूबिक्यूनिन। ठीक है। और ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ना, ये फिक्स होते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो ये यूबिक्यूनिन होता है ना, ये मोबाइल होता है। यूबिक्यूनिन के फंक्शन बता रहा हूं मैं। यूबिक्यूनिन क्या होता है, मोबाइल होता है, मतलब ये मूव कर सकता है इधर उधर। और क्या करता है ये, और करता है ये कॉम्प्लेक्स वन के और कॉम्प्लेक्स टू के इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करता है। यूबिक्यूनिन के फंक्शन बता रहा हूँ, क्यू है ना, क्यू। कॉम्प्लेक्स वन तो हमारे पास एफ एम एन और एफ ई एस था। ठीक है। और बीच में जो ये क्यू है, इस क्यू, यूबिक्यूनिन के फंक्शन बता रहा हूँ। यूबिक्यूनिन क्या होता है, कोएंजाइम होता है। फर्स्ट हो गया, कोएंजाइम होता है। ठीक है भाई। और क्या होता है, मोबाइल नेचर होता है इसका, मतलब ये इधर उधर मूव कर सकता है। ठीक है। और थर्ड क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स वन से कॉम्प्लेक्स टू में ट्रांसफर करता है। ये तीन काम करता है यूबिक्विनिन। यूबिक्विनिन का फंक्शन यहाँ पे खत्म। उसके बाद में हम बात करते हैं साइटोक्रोम सी की। ये की, इसकी साइटोक्रोम सी, ये होता है कनेक्टर सोल्यूबल प्रोटीन। कनेक्टर सोल्यूबल प्रोटीन। और ये क्या काम करता है, कॉम्प्लेक्स तीन को कॉम्प्लेक्स चार से जोड़ता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड को कॉम्प्लेक्स फोर से जोड़ता है। ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। बस। साइटोक्रोम सी का फंक्शन पढ़ रहे हैं हम। साइटोक्रोम सी क्या काम करता है, कॉम्प्लेक्स तीन को कॉम्प्लेक्स चार से जोड़ता है और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। और क्या होता है, कनेक्टर सोल्यूबल प्रोटीन। साइटोक्रोम सी होता है कनेक्टर सोल्यूबल प्रोटीन। साइटोक्रोम सी के बारे में पढ़ लिया, यूबिक्विनिन क्यू के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ की। ये चारों के चारों कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ना, ये प्रोटेनियस होते हैं। ठीक है। और अपने जगह पे फिक्स रहते हैं। जैसे यूबिक्विनिन था, वो मोबाइल नेचर का था, वो मूव कर रहा था। लेकिन जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, ये फिक्स होते हैं अपनी जगह पे। ठीक है। और ये चारों के चारों कॉम्प्लेक्स प्रोटेनियस नेचर के होते हैं और इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन होते हैं ये। इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन होते हैं ये चारों के चारों, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों के चारों कॉम्प्लेक्स प्रोटेनियस नेचर के होते हैं। और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर
प्रोटीन होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पे NADH ने NADH प्लस H पॉजिटिव जब टूटता है तो NAD पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पे 2H प्लस हो रहेगा, प्लस 2H प्लस, इसमें टूटता है ये NAD। NADH टूटता है किसमें, NAD पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H प्लस, मतलब 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और एक NAD पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद में ये क्या करता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स टू के पास क्या है, FADH2। FADH2 टूटता है, किस में टूटता है, FAD में और 2 इलेक्ट्रॉन में और 2 प्रोटॉन में। FADH2 ब्रेक डाउन हुआ FAD में और 2H प्लस में और 2 इलेक्ट्रॉन में। अब ये क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स सेकंड को दे देता है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे पूछेंगे कि सर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने क्यों ये जो NADH ने क्यों सेकंड को क्यों नहीं दिए, या फिर FADH2 ने फर्स्ट को क्यों नहीं दिए, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को क्यों नहीं दिया अपने इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो FADH2 जब टूटता है ना तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो क्या होते हैं, लो एनर्जी लेवल पे होते हैं। लो एनर्जी लेवल पे होने के कारण उससे पहले जो NADH टूटता है उसके 2 इलेक्ट्रॉन जो हाई एनर्जी लेवल होता है उसका, वो क्या करता है, जल्दी से कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब उसने कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास तो उस पहुंच गए इलेक्ट्रॉन, तो खाली कौन हुआ, कॉम्प्लेक्स सेकंड हुआ। तो FADH2 कॉम्प्लेक्स सेकंड को अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब टूटता है FADH2 FAD में और 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन में, तो ये दो अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स सेकंड को दे देता है। ठीक है, उसके बाद में जो कॉम्प्लेक्स 4 है, कॉम्प्लेक्स 4 में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 4 में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हाफ O2 के साथ मिलके और 2H प्लस आयन के मिलके वाटर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, जो हमने क्या कहा था लास्ट में, हमने वो पढ़ा कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। हमने पढ़ा था कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है। तो यहां से जब कॉम्प्लेक्स 4 से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ मिलके और 2H प्लस के साथ मिलके वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे ये 2H प्लस कहाँ से आता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बहुत सारे H प्लस यानी कि प्रोटॉन वैसे ही प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वहां पे क्रैब साइकिल चल रही होती है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, हाफ O2 लिया और 2H प्लस लिया और वाटर बना दिया। ये एक जनरल सा ओवरव्यू था। उसके बाद में बात करते हैं, अच्छा एक चीज यहाँ पे रहती है कि सर कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स हैं ये एक दूसरे के पास कैसे ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन को, मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉन एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स के पास कैसे ट्रांसफर होते हैं, तो वो इसलिए होते हैं एक से कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स के पास ट्रांसफर, क्योंकि जो हर कॉम्प्लेक्स है, हर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इसका मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर होती है। ठीक है, इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर होते हैं। जनरल सा ओवरव्यू मैंने बताया है आपको, यूबिक्यूनिन का फंक्शन बताया, साइटोक्रोम सी का फंक्शन बताया, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, चारों के चारों प्रोटेनियस होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन होते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या बताया, NADH से 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को क्यों जाते हैं, सेकंड
को क्यों नहीं जाते, और FADH2 जब टूटता है तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड को क्यों जाते हैं, फर्स्ट को क्यों नहीं जाते। और लास्ट में जब कॉम्प्लेक्स 4 से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वहां पे क्या होता है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है, हमने पहले भी पढ़ा था। वहां पे वो दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हाफ O2 के साथ मिलके और 2H+ के साथ मिलके वाटर बना लेते हैं। क्लियर है इतना। नेक्स्ट चलते हैं अब। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वही है NADH gives electron to complex first, FADH2 gives electron to complex second। हमने अभी पढ़ा ओवरव्यू में कि NADH जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को देता है और FADH2 gives electron to complex second, FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स सेकंड को देता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है each next electron carrier protein is more electronegative than previous one, so that they can attract electron affinity towards itself। अभी मैंने बताया था आपको कि ये इलेक्ट्रॉन एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स के पास कैसे ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि हर अगले कॉम्प्लेक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मतलब ये है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में ऐसे ट्रांसफर होते हैं। इज दैट इतना क्लियर है भाई सबको। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एवरी टाइम, एवरी टाइम every time electron move its energy is utilized to make ATP, so at every step redox reaction is happening। यहां पे क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते हैं मूव। ठीक है, मूव करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी का यूज एटीपी को बनाने में किया जाता है। और क्या होता है, सो एट एवरी स्टेप रेडॉक्स रिएक्शन इज हैपनिंग। अभी बताते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए जाते हैं कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2 में, कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 में ऐसे गुजरते हैं तो वहां पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी का प्रयोग एटीपी की फॉर्मेशन में किया जाता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स उस एनर्जी का प्रयोग एटीपी की फॉर्मेशन में करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन रिएक्शन से मतलब क्या है यहाँ पे, उस एनर्जी का प्रयोग ये किस में करते हैं, एटीपी की फॉर्मेशन में। रेडॉक्स रिएक्शन से मतलब यहाँ पे क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन से मतलब है कि जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। तो ये कैसे होता है, जब कैरियर प्रोटीन मतलब जो प्रोटीन होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या होता है, रिडक्शन, और जब कैरियर प्रोटीन इलेक्ट्रॉन देता है तो होता है ऑक्सीडेशन। ये होता है यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन, इसलिए लिखा गया है कि जब कैरियर प्रोटीन इलेक्ट्रॉन लेता है, लेना जब लेता है तो रिडक्शन होता है, और कैरियर प्रोटीन इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये हो गया यहाँ पे इतना कंप्लीट। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, एक थ्योरी थी कीमोस्मोसिस थ्योरी। कीमोस्मोसिस थ्योरी, कीमोस्मोसिस थ्योरी किसने दी थी, 1961 में पीटल ने और मिशेल ने। 1961 में दी थी पीटल ने और मिशेल ने। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ईटीसी में एटीपी की फॉर्मेशन डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन से नहीं होती। ईटीसी में एटीपी की फॉर्मेशन डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन के फ्लो से नहीं होती, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से जो एनर्जी रिलीज होती है
और उस एनर्जी का ग्रेडियंट बनता है, एनर्जी ग्रेडियंट बनता है, उसकी हेल्प से एटीपी की फॉर्मेशन होती है। आप ये नोट करके ये चीज लिख सकते हैं, NOTE, नोट करके, नोट डाउन, नोट लिख के, और उसके आगे ये चीज लिख सकते हैं कि ईटीसी में एटीपी की फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के फ्लो से नहीं होती, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से नहीं होती। इलेक्ट्रॉन के फ्लो से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे क्या बनता है, एनर्जी ग्रेडियंट बनता है, और उस एनर्जी ग्रेडियंट की हेल्प से एटीपी की फॉर्मेशन होती है। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे नोट करके कि डायरेक्ट एन, ये थोड़ी ना कि भाई वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और एनर्जी मिल गई और एनर्जी से सीधा वो बना दिया, एटीपी बन गया, ऐसे नहीं होता। ईटीसी में एटीपी की फॉर्मेशन डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन के फ्लो से नहीं होती, इलेक्ट्रॉन फ्लो से जो एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो से जो एनर्जी रिलीज होगी और एनर्जी ग्रेडियंट बनेगा, उस एनर्जी ग्रेडियंट से एटीपी की फॉर्मेशन होती है। ये नोट करके आप लिखना। कीमोस्मोसिस थ्योरी, कीमोस्मोसिस थ्योरी क्या थी, 1961 में दी थी। किसने दी थी, पेटेल ने और मिशेल ने। ठीक है। कीमोस्मोसिस, कीमोस्मोसिस से मतलब क्या है, डिफ्यूजन ऑफ केमिकल आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, केमिकल का डिफ्यूजन होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये मतलब है कीमोस्मोसिस का, डिफ्यूजन ऑफ केमिकल आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, केमिकल्स या आयंस का डिफ्यूजन होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है। सो chemosmosis, the movement of ion across a semi-permeable membrane down to electron chemical gradient। मतलब क्या है, अब मान लो कि जहां पे पानी ज्यादा है उस साइड से जहां पे पानी कम है, ऐसे ही तो मूव करता है भाई, एक साइड तो बहुत ज्यादा पानी है और दूसरी साइड कम पानी है, तो ऐसे मूव नहीं करता पानी, जहां कम होता है उस साइड मूव करता है। तो ऐसे यहाँ पे क्या होता है कि जहां इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो मोर इलेक्ट्रॉन से लेस इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन। भाई एक चीज की जहां पे अधिकता होगी और एक चीज जहां पे कम होगी, तो वहां पे इसमें यही लिखा है कि कीमोस्मोसिस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक साइड अधिक होते हैं और वो कम की साइड मूव करते हैं। ठीक है, क्लियर। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं, ये है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये होती है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये होती है इसकी इनर मेम्ब्रेन। ईटीसी साइकिल कहाँ चलती है, इनर मेम्ब्रेन में। तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे जूम किया और ये यहाँ दिखाया ईटीसी साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर मेम्ब्रेन में चलती है। तो यहाँ पे इसको जूम किया और ये क्या दिखाया, इनर मेम्ब्रेन पूरा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ है पूरा सिस्टम जो आपको समझना है। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है ये पूरा प्रोसेस, कैसे चलता है आइए अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास NADH2 ब्रेक डाउन हुआ, इसने दिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास और क्यूबिक्यूनिन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, क्यू ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद में यहां से फिर FADH2 ब्रेक हुआ, उसने क्या पास क्या बना, FAD+2 इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स सेकंड से होते हुए यूबिक्यूनिन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। मैं बताया था आपको यूबिक्यूनिन क्यू कोएंजाइम होता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इसने भी एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, तो कर लिए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से इससे होते हुए गए और ये कॉम्प्लेक्स सेकंड से होते हुए गए, हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, अब इसने कॉम्प्लेक्स सेकंड को इसी वजह से दिए हैं क्योंकि इसके पास क्या था,
एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होती है। उससे पहले Na-2 जब टूटता है तो ये इलेक्ट्रॉन Fa2 के पास चले जाते हैं, क्योंकि इसके पास हाई इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी होती है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास चले गए। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में होता है कि जो यूबिक्विनिन से अब उसने 2 इलेक्ट्रॉन स्टोर कर लिया अपने पास, ठीक है। और फिर वो क्या करता है, यूबिक्विनिन कॉम्प्लेक्स थर्ड को देता है इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स थर्ड को देता है, और कॉम्प्लेक्स थर्ड से साइटोक्रोम में होते हुए कॉम्प्लेक्स 4 के पास पहुंचते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। कॉम्प्लेक्स थर्ड से होते हुए कॉम्प्लेक्स 4 के पास पहुंचते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ऐसे साइटोक्रोम सी से होते हुए कॉम्प्लेक्स 4 के पास पहुंच गए और कॉम्प्लेक्स 4 से बाहर निकल जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने दिए और 2 इसने दिए और 2 इसने दिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो Fa2 वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, इस वाले कॉम्प्लेक्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये क्या कर दे, कि ये इलेक्ट्रॉन को तीसरे वाले कॉम्प्लेक्स तक पहुंचा दे। कॉम्प्लेक्स सेकंड के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो उस 2 इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स थर्ड तक पहुंचा दे। ये है मेन फंक्शन। भाई 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इसके, 4 हो गए। आप बोलोगे कि सर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए लेकिन बाहर तो 2 निकले, तो वो 2 इसलिए निकलते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो सेकंड होता है इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, इतना एनर्जी नहीं होती कि ये उसको पंप करके इलेक्ट्रॉन को और कॉम्प्लेक्स थर्ड तक पहुंचा दे, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन इसी की एनर्जी में यूटिलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकले हमारे पास, लास्ट में क्या निकला, ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहां निकले। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन ने क्या, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन, इन 2 इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, हाफ O2 लिया, 2H पॉजिटिव लिया और वाटर की फॉर्मेशन कर ली। इस 2 इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, हाफ O2 लिया, 2H पॉजिटिव लिया और वाटर की फॉर्मेशन कर ली यहाँ पे। अब ये H पॉजिटिव यहाँ पे, ये जो 2H पॉजिटिव इसने यूज किया है, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इसमें बहुत सारे H पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे तो वो क्रैब साइकिल चल रही है, वहां से आ रहे हैं सारे। इसने यहाँ से 2 H पॉजिटिव यूज किया और क्या कर दिया, H2O की फॉर्मेशन कर ली। इतना क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में जो कॉम्प्लेक्स, ये क्या करते हैं, इस ये जो 2 इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन से कॉम्प्लेक्स 1 को एनर्जी मिली, 2 इलेक्ट्रॉन से कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को एनर्जी मिली, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज करके ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्या करता है, यहां से H पॉजिटिव उठाया और क्या भेज दिया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेज दिया, 4 H पॉजिटिव, 4 H पॉजिटिव इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेज दिए इसने। कैसे भेजे, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी ना उसका यूज करके, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी, भाई ये इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचा, तो उस एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रॉन के साथ इसने 4 प्रोटॉन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुंचा दिया, इनर मेम्ब्रेन से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुंचा दिया 4 H पॉजिटिव आयन को, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स थर्ड ने भी वही काम किया। अब इसके, अब आप बोले कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास एनर्जी कहां से आई, ये एनर्जी यहां से मूव कर रही है ना, ये एनर्जी यहां से मूव कर रही है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचे, इसने भी उस एनर्जी को यूटिलाइज किया और यहां से 4 H प्लस उठाए और ऊपर फेंक दिए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। कॉम्प्लेक्स थर्ड ने भी वही काम किया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से थर्ड में और थर्ड से फोर्थ में तो होके गुजर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसने भी उसी एनर्जी को यूटिलाइज किया
और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन उठाए और वहां फेंक दिए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में फेंक दिए। तो ऊपर अब नीचे जो है एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई भाई, 4 4 2 ऐसे करके इन्होंने ऊपर फेंक दिए उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज करके। ऊपर क्या हो गया, एच पॉजिटिव आयन ज्यादा हो गए, कंसंट्रेशन एच पॉजिटिव आयन की इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, इंटर मेम्ब्रेन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनर नहीं है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में होता है कि एक 5th नंबर का कॉम्प्लेक्स होता है, ये वाला कॉम्प्लेक्स। अब नीचे कंसंट्रेशन कम है एच पॉजिटिव आयन की, तो यहां पे क्या होता है, अब उनको नीचे भी आना है भाई, एच पॉजिटिव आयन है जो उनको नीचे भी आना है, नीचे कंसंट्रेशन कम हो गई। तो नीचे कंसंट्रेशन कम हो गई तो ये कॉम्प्लेक्स 5 होता है, ये बहुत चालू होता है भाई, बहुत तेज होता है। ये क्या करता है कॉम्प्लेक्स 5, ये बोलेगा इनको कि भाई मैं आपको जब आने दूंगा नीचे, जब आप मुझे कुछ बेनिफिट दोगे, जब आप मुझे कुछ बेनिफिट दोगे ना, तभी मैं आपको नीचे आने दूंगा, ऐसे फ्री पॉकेट में नहीं आने दूंगा। तो ये क्या करता है कॉम्प्लेक्स 5, इसमें 2 मेम्ब्रेन होती है, ये होती है F0 और ये होती है F1 कॉम्प्लेक्स 5 में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 5 भी बताया था मैंने आपको, क्या होता है एटीपी सिंथेज। तो ये बहुत चालू होता है, ये क्या करेगा कि भाई मैं नीचे जब आने दूंगा आपको, एच पॉजिटिव आयंस को नीचे जब आने दूंगा, जब आप मुझे कुछ बेनिफिट दोगे। तो ये यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे 4 एच पॉजिटिव आयन का यूज करके, 4 एच पॉजिटिव आयंस का यूज करता है ये, और क्या बना लेता है, एक एटीपी की फॉर्मेशन कर लेता है। 4 एच पॉजिटिव आयन, यहाँ पे 4 एच पॉजिटिव आयन एटीपी की फॉर्मेशन कर लेते हैं। 4 एच पॉजिटिव आयन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक एटीपी बना लेते हैं, यहाँ पे 4 एच पॉजिटिव आयन, 4 एच पॉजिटिव आयन ने एक एटीपी बना ली। तो ये बेनिफिट होता है, तो 4 एच पॉजिटिव आयन एटीपी के साथ मिलके और फॉस्फेट के साथ मिलके एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये यूज होता है कॉम्प्लेक्स 5 का, कॉम्प्लेक्स 5 का ये यूज होता है। ठीक है, वहां पे एनर्जी, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ये जो एडीपी से फोस्फोट जो जो फोस्फेट था, एडीपी और फोस्फेट मिलके एटीपी बना लेते, लेकिन एनर्जी भी तो चाहिए होती है ना। तो वहां पे क्या कर रहा था, डायरेक्ट सबस्ट्रेट काम कर रहे थे, पीछे जब हमने उसमें पढ़ा ना, उसमें क्रैब साइकिल में, वहां पे डायरेक्ट सबस्ट्रेट काम कर रहे थे भाई, डायरेक्ट सबस्ट्रेट काम कर रहे थे एटीपी फॉर्मेशन में। लेकिन यहाँ पे तो सबस्ट्रेट काम नहीं कर रहे ना, यहाँ पे तो आयंस काम कर रहे हैं, आयंस का खेल हो रहा है सारा। तो ये जो 4 एच पॉजिटिव है ना, इनकी एनर्जी का यूज करके और ये क्या बना लेते हैं, एक एटीपी की फॉर्मेशन कर लेते हैं, यहां से एक एटीपी की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे कि एक नोट करके लिखना आप एक और चीज, कि मैट्रिक्स में एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है। यहाँ पे एच पॉजिटिव, ये जो मैट्रिक्स है नीचे, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया ऊपर की तरफ, नीचे क्या है मैट्रिक्स, यहाँ पे एच पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे क्रैब साइकिल चल रही होती है। ठीक है, और एनएडीएच एच पॉजिटिव रिलीज होते हैं। ठीक है, तो एच पॉजिटिव मैट्रिक्स में इकट्ठे हो जाते हैं, क्रैब साइकिल चल रही है तो क्या रिलीज हो रहे हैं, एनएडीएच प्लस एच पॉजिटिव रिलीज हो रहे हैं, क्रैब साइकिल चल रही है तो यहाँ पे क्या होते हैं कि इनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, यहाँ पे इनकी इनकी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे इतना क्लियर है, उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट। When NADH and FADH release, when NADH FADH release these electron moving through carrier protein,
वही लिखा है कि ये जो NADH और FADH जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं ना, वो कैरियर प्रोटीन से मूव करते हैं, बट व्हेन द इलेक्ट्रॉन pass each carrier protein, these carrier proteins use the electron pump and H positive ion intermembrane से वही करते हैं ये जो मैंने अभी डिस्कस किया है कि भाई ये क्या करते हैं मैट्रिक्स से और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज करके और उसको ऊपर फेंक देते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। नेक्स्ट बात करते हैं अब, नेक्स्ट है हमारे पास so inside intermembrane space concentration of H positive, so inside intermembrane space concentration of H positive released and set a electrochemical gradient। यहाँ पे क्या होता है, ऊपर क्या है, ऊपर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन, बीच में क्या है इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है और नीचे क्या है इनर मेम्ब्रेन, ये होते हैं हमारे पास। सॉरी एक सेकंड रुकिए प्लीज, थोड़ा सा ये नेटवर्क का इशू आ रहा है बहुत ज्यादा सा। तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कैसे बनता है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में कैसे बनता है ये जो ग्रेडियंट बनता है इलेक्ट्रॉन्स का ग्रेडियंट कैसे बनता है, तो ऐसे ही बनता है भाई। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से इन्होंने नीचे से ऊपर फेंक दिया, ये फेंक दिया, ये फेंक दिया H पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज को सेपरेशन कर दिया, यहाँ पे कम हो गए ना, मतलब नेगेटिव नहीं होता भाई, ये नेगेटिव नहीं होता, लेकिन लेस नेगेटिव बोल रहे हैं हम इसको, प्रॉपर नेगेटिव नहीं बोल रहे हम। यहाँ पे जो माइनस का निशान लगाया है मैंने यहाँ पे, ये प्रॉपर नेगेटिव नहीं है, ये माइनस का निशान प्रॉपर नेगेटिव नहीं बोल रहे कि बिल्कुल नेगेटिव हो जाए। नेगेटिव का मतलब यहाँ पे ये दर्शाया गया है, बताया गया है कि यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन कम हो गई और ऊपर की तरफ क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ये बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन, ये जो प्रोटॉन है इनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई और नीचे कम हो गई, इसलिए ये चार्ज से इसको दिखाया गया है कि ऊपर ज्यादा हो गए और नीचे माइनस मतलब कम रह गए, ठीक है। और ये जो सेपरेशन के चार्ज से क्या बनता है, केमिकल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट वो चार्ज के सेपरेशन से ही बनता है कि ऊपर ज्यादा हो गए नीचे कम रह गए। ये इसीलिए क्या, इससे क्या बनता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, इसी को बोलते हैं। इससे ऐसे ही बनता है कि ऊपर जो है चार्ज ज्यादा हो गया, नीचे चार्ज कम रह गया, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, नाउ फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस these H plus ions start coming back into my matrix, but only by one way, and that is through ATP synthase। वही है जो फाइव वाला, फिफ्थ नंबर का जो कॉम्प्लेक्स था, वही कॉम्प्लेक्स है। उसने क्या किया कि मैं ऐसे आपको आने नहीं दूंगा, जब आप मुझे 4H प्लस दोगे तो मैं उससे एनर्जी बनाऊंगा और फिर आप आ सकते हो, 4H प्लस मुझे दो तभी मैं आपको नीचे आने दूंगा। अगर आप मान लो 10 आओगे तो 4H प्लस मैं यूज करूंगा, 6 ही छोड़ दूंगा नीचे, ठीक है। ये एटीपी सिंथेज करता है कॉम्प्लेक्स 5। उसके बाद में क्या है, नाउ मूवमेंट ऑफ दीज H पॉजिटिव आर अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू एटीपी सिंथेज, वही लिखा है इसमें भी। लास्ट क्या है, लास्ट में क्या रहता है हमारे पास, एंड बाय द मूवमेंट ऑफ H पॉजिटिव into matrix, energy release and ATP synthase utilize this energy in the formation of energy। वही फोर जो फोर एच पॉजिटिव थे, चार प्रोटॉन का यूज करके, और ये क्या करते हैं एटीपी सिंथेज, एटीपी की फॉर्मेशन करता है। कॉम्प्लेक्स 5 जो एटीपी सिंथेज था वो एटीपी की फॉर्मेशन करता है। अब एक क्वेश्चन होता है कि सर 1 NADH ढाई एटीपी के बराबर कैसे होता है, 1 NADH ढाई एटीपी के बराबर कैसे होता है, तो वो ऐसे ही होता है कि एक NADH एक NADH कितने, 1 NADH यूटिलाइज पंप 10H पॉजिटिव, ठीक है।
एक NADH 10 इलेक्ट्रॉन पंप करता है। 10 कौन कौन से? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने 4 किए, कॉम्प्लेक्स थर्ड ने 4 किए, कॉम्प्लेक्स फोर्थ ने 2 किए, 4 4 8 और 2 10। 10 इलेक्ट्रॉन पंप हुए, हो गए। और 1 ATP फॉर्म के लिए कितने होते हैं? 4। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो एक NADH होता है वो 2.5 ATP के बराबर होता है। यहाँ ये प्रोटॉन है ना, इनका खेल होता है सारा। अब 4 और 4 8, और जो आधा बच गया उसके 2, तो एक NADH 2.5 ATP के बराबर यहाँ से इसलिए होता है। तो ETC साइकिल आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर इस क्लास में अगर कोई भी डाउट है आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।